हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बिना पैसे के गरीबी और बदहाली में जीवन काट रहे निकोला टेस्ला ने न्यूयॉर्कर होटल में अपनी मृत्यु से पहले अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट में उनके जीवन भर की मेहनत 80 बक्सों में रखी हुई होने की बात कही थी। उन बक्सों में वो सब कुछ मौजूद था जिससे वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा सकते थे जो पल भर में ही किसी शहर को राख में बदल दें। लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी टेस्ला के खोए हुए बक्सों का कोई सुराग नहीं लग सका। और कमाल की बात ये थी कि अमेरिकी सरकार ने कहा कि उन्होंने कभी भी टेस्ला के बक्सों को खोजने की कोशिश ही नहीं की। टेस्ला से जुड़े हुए सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उनकी रिसर्च पर बहुत सारे देश विदेश के वैज्ञानिकों और यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार की भी नजर थी। तो इस बात में जरा भी शक नहीं कि उनके खोए हुए बक्से किसके हाथ लगे होंगे, या कभी उनके बक्से खोए ही नहीं थे बल्कि टेस्ला के बक्से हमेशा से ही अमेरिकी सरकार के पास थे। आइए चलते हैं कहानी पर आगे। कोलोराडो स्प्रिंग्स में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से बोट को चलाने के बाद अब ट्रेविस टेलर और उनके साथी जेसन स्टेपल्टन ने निकोला टेस्ला के उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने का इरादा कर लिया जिसमें टेस्ला ने जमीन पर रखकर बल्ब जलाया था। हाँ, निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जमीन पर रखकर बल्ब भी जलाया था। ट्रेविस टेलर को यह जानना था कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सही स्केल पर मैग्नीफाई कर दिया जाए तो क्या जमीन और हवा के रास्ते से एक सर्किट बनाकर बल्ब जलाया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट करने के पीछे मेन कारण था पिछले एक्सपेरिमेंट में मिली कामयाबी, जिसमें उन्होंने एक बोट को टेस्ला कॉइल की मदद से वायरलेसली पावर देकर चलाया था। अगर ट्रेविस का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो वो निकोला टेस्ला की उस बात को साबित कर देंगे जिसमें टेस्ला ने दुनिया को बिना तारों की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की बात कही थी। और ये भी साबित हो जाएगा कि टेस्ला के गायब हुए बक्सों के पीछे टेस्ला की रिसर्च को कब्जाने की सोची समझी हुई साजिश थी, जिसमें अमेरिकी गवर्नमेंट से लेकर टॉप साइंटिस्ट तक सब मिले हुए थे। और उन लोगों के मुंह पर भी हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा जो टेस्ला की थ्योरीज को काल्पनिक, पागलपन और जंगली कहकर बुलाते थे। यहाँ पर यह बात तो पक्की थी कि निकोला टेस्ला कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब यहाँ पर जेसन स्टेपल्टन ने शहर जाकर टेस्ला की लैब में रखे हुए सामान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोलोराडो स्प्रिंग्स के पायनियर म्यूजियम में जाने की बात कही ताकि वो निकोला टेस्ला के द्वारा कोलोराडो स्प्रिंग्स में किए गए काम पर उनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में बेहतर जानकारी इकट्ठा कर सकें। म्यूजियम में जेसन की मुलाकात लिया डेविस से हुई जो कोलोराडो स्प्रिंग्स की हिस्ट्री से जुड़ी हुई आर्काइव को मेंटेन करती थी। जेसन ने पूछा कि निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स कब आए थे, जिसके जवाब में लिया ने कहा कि टेस्ला 17 मई 1899 को यहाँ पर पहुंचे थे। और क्योंकि टेस्ला उस समय वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बन चुके थे तो उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने वालों के साथ रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो गई थी जो टेस्ला के साथ उनके होटल तक गई। और रास्ते में रिपोर्टर्स ने टेस्ला का इंटरव्यू भी लिया। जब रिपोर्टर्स ने टेस्ला से पूछा कि मिस्टर टेस्ला, आप यहाँ कोलोराडो स्प्रिंग्स में क्या कर रहे हैं, तब टेस्ला ने कहा कि मैं कोलोराडो स्प्रिंग्स से पेरिस तक वायरलेस मैसेज भेजने वाला हूँ। अब ये बात उस समय के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई और जा पहुंची मार्कोनी के कानों तक, जो खुद रेडियो सिग्नल भेजने के एक्सपेरिमेंट या रिसर्च पर काम कर रहे थे और निकोला टेस्ला के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मार्कोनी ने निकोला टेस्ला की इन्वेंशंस का ही इस्तेमाल करके वायरलेस सिग्नल भेजकर सबसे पहले वायरलेस रेडियो सिग्नल भेजने का गौरव हासिल कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला के नाम दर्ज रेडियो के पेटेंट को रिवर्स करके मार्कोनी के नाम कर दिया गया। यानी किस हद तक उस महान वैज्ञानिक को इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई थी। और वो महान वैज्ञानिक सब कुछ सहकर सबसे अकेला ही लड़ता रहा। जब ये बात टेस्ला को पता लगी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके बहुत अच्छे दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया था और क्योंकि उनके द्वारा की गई मेहनत पर इतिहास में उनका नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम याद रखा जाएगा। टेस्ला ये सब देखकर इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि अब उन्होंने लोगों से बात करना छोड़ दिया और वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्होंने रिपोर्टर्स और यहाँ तक कि अपने साथियों को भी देने से मना कर दिया। अब क्योंकि रेडियो सिग्नल का क्रेडिट उनके हाथ से निकल चुका था तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि वो लिमिटलेस ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और उत्पादन ही नहीं बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और ये वही ऊर्जा होगी जो हमारी धरती में पाई जाती है। यानी वो तैयारी कर रहे थे धरती का इस्तेमाल करने की। और जिन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ उन्हें मैं बता देता हूँ कि हमारी धरती वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिकल
एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो क्या टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुए? क्या उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई? उनके द्वारा बनाया गया एक्सपेरिमेंटल मॉडल कितना बड़ा था? वो मॉडल कितनी पावर जनरेट कर रहा था या कर भी रहा था कि नहीं? उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ जो ट्रेविस ने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दोस्तों के साथ करने की तैयारी करी थी? और न्यूयॉर्क में क्या हो रहा था जहां मार्क साइफर यानी निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिखने वाले राइटर केविन लेनार्ड से मिलने पहुंचे? केविन लेनार्ड ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, जो थी एक रिसर्च फर्म, और उनके पास निकोला टेस्ला से जुड़े हुए हर डॉक्यूमेंट का अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस था। केविन के द्वारा दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट में धरती के डायामीटर का जिक्र किया गया था, यानी निकोला टेस्ला जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका स्केल इतना बड़ा था कि वो पूरी धरती को कवर करने वाला था। वाह! एक अकेला आदमी सबसे अकेले लड़ते हुए पूरी दुनिया को बदलने की तैयारी कर चुका था। दिस इज ट्रूली माइंड बॉगलिंग। टेस्ला के जमाने में कोई भी वैज्ञानिक उनके स्तर के आसपास तक नहीं था।